क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देते हैं, यानी प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ करता था। हम बिल्कुल जीरो से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक हम पहुंच जाएंगे 50 क्वेश्चन में मात्र 10 मिनट में। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ करता था? आत्मा का विज्ञान। ये आपको पता है लेकिन आपने सेंस नहीं लगाया, लेकिन पता है ना, क्लियर आएगा ऑप्शन में, क्लियर कर दोगे, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था प्राचीन काल में मनोविज्ञान को। क्लियर, बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन होना चाहिए इस वीडियो में, जो भी काम करिए खत्म करना है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? दिमाग लगाओ, किसने कहा था? तो आपको याद होगा कि आपने अरस्तु को पढ़ा होगा, है ना। अरस्तु को पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले साइकोलॉजिस्ट है वो एरिस्टोटल है, अरस्तु है। क्लियर हुआ। चलिए सुपरफास्ट में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा। यार याद रखिएगा कि 17वीं, अब 16वीं शताब्दी में आपको याद है ना, आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। हम आगे बढ़े तो हमें 17वीं शताब्दी मिली, तो 17वीं शताब्दी को हमने देखा कि मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहा गया। और कहा किसने? पेम्पोलॉजी ने। तो दो क्वेश्चन बने, पेम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को कहा क्या? तो आंसर होगा मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान। मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान किसने कहा? पेम्पोलॉजी ने कहा। पेम्पोलॉजी ने अगर मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है तो यह जो है किस सदी की बात है? 17वीं सदी की बात है। ये 4 से 5 तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? तो मैं कह सकता हूं आपसे कि जो 18वीं और 19वीं शताब्दी है तो उसमें हमने देखा कि मनोविज्ञान 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में चेतना का मनोविज्ञान कहलाया। अब क्वेश्चन यहां से कई बार बना है कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या कहा है या चेतना का विज्ञान किसने जो है कहा है। तो चेतना का विज्ञान कहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स और विलियम बुंट। यानी आपको ट्रिक बताता हूं, विलियम वाले जितने भी शब्द हैं वो चेतना को मानते थे। क्या? विलियम वाले सारे जो बच्चे यहां पर देख रहे हैं, जो विलियम पढ़ रहे हैं, तो यार याद रखिएगा जो विलियम वाले जो आपको वर्ड दिखे वो आपको चेतना से ही लगाना है। ट्रिक आपको याद रखनी है, चेतना का मनोविज्ञान 18वीं और 19वीं शताब्दी में हम मानते हैं। फिर एक आया 20वीं शताब्दी में। अच्छा, 20वीं और 21वीं शताब्दी को आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? जो भैया वॉटसन ने कहा है, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। यानी 20वीं और 21वीं शताब्दी जो हम परमानेंट कह रहे हैं कि मनोविज्ञान अब जो है व्यवहार का मनोविज्ञान कहलाएगा। यानी बिहेवियरिज्म की बात करें, बिहेवियरिज्म एक पुस्तक भी है जिसको लिखा है मिस्टर वॉटसन लिखा है, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक आपको पता है आंसर? बिल्कुल आपको पता है। जैसे अगर हम बात करें कि यार देखो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप दिमाग लगाओगे ना कि भैया कहीं ना कहीं मिस्टर थॉर्नडाइक की बात हो रही है। और अच्छा, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि पहली पुस्तक मनोविज्ञान की कौन सी कहलाती है, तो आप कहोगे कि थॉर्नडाइक ने जो लिखी होगी, क्योंकि पहला जो मनोवैज्ञानिक है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी आपका कहलाता है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन कई बार से बनता है यहां से, यानी पहली मनोविज्ञान की पुस्तक भी थॉर्नडाइक की है। और कब आई? 1903 में। आपने शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक पढ़ी होगी, वो कहीं ना कहीं किसकी है? थॉर्नडाइक की है। पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। बताओ कितने तरीके से क्वेश्चंस बनेगा भैया। क्लियर हुआ। 7वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है दोस्तों 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनने की बात अलग है, भारत में लागू कब हुआ यह बात बहुत बड़ी आती है। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना है याद कि जब क्वेश्चन में कहे कब बना है तो आप 2009 मारिएगा, जब क्वेश्चन में पूछे कब लागू हुआ है तो आप 2010 मारिएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 2010 यहां पर लागू होना है, 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है? यहां पर आपको बताना है। सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि रिवीजन होना चाहिए और हर बच्चे का हर सेक्शन मजबूत होना चाहिए। सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला यहां पर थमता नहीं है, क्योंकि बनाते हैं हम शिक्षक और शिक्षिका। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना एंजॉय करते रहिए आप। शिक्षा का निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहां पर यह सुविधा प्रदान की जाती है भारत सरकार के द्वारा। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 से आज वीडियो में मैं बता दे रहा हूं, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बोला है कि शिक्षा के लिए, शिक्षा अधिकार के अंतर्गत
कौन सी एज के बच्चे आते हैं? 6 से 14 साल के। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो अनुच्छेद है 21A। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन याद रखना है बहुत जबरदस्त तरीके से। क्लियर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। क्लियर? याद रखना है 2002 में आया है, 86वां संविधान संशोधन था, आर्टिकल था 21A, ठीक है ना। और बात थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम बात करें सीबीएसई कब बना, सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो पहले तो मुझे ये बता दो कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, 1929 में बना था। ये क्वेश्चन मनोविज्ञान का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? एक कक्षा में 1/30 होना चाहिए। एक अनुपात मतलब एक जो है एक समानुपात की बात करता है, 30 होना चाहिए। एक अनुपात जो है 40 होना चाहिए। एक अनुपात 50 होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए 1:40 होना चाहिए, यानी आंसर जाएगा 1:40 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? एक कोर्स चलता है जो शिक्षक के लिए होता है, जिसको रिफ्रेशर कोर्स कहा जाता है। इसका आयोजन भी करता है सीबीएसई बोर्ड करता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना। यह नेशनल लेवल का जो एजुकेशन बोर्ड है और इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। ऊपर मैंने अभी आपको बताया है, जिक्र करा है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में मैंने ऊपर चर्चा की थी। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास है। आपको ये नहीं देखना है कि हमें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये देखना है कि उसका उत्तर क्या है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना है। समस्या को टुकड़ों में बांटकर विधि में पढ़ते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम समस्या को टुकड़ों में बांटकर पढ़ते हैं? आज ही मैंने सुबह बताया था, ध्यान करो। तो मैंने आपसे बोला है कि जब संश्लेषण और विश्लेषण विधि पढ़ते हो तो उसमें एक विश्लेषण विधि आती है जिसमें एक समस्या को टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर कहते हो कि भाई इसका अध्ययन कर लिया, इसका अध्ययन कर लिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उस समस्या को बांट के हल कर दिया तो समझ लो विश्लेषण विधि हो जाती है। अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ कौन सी विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं, जबकि अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्याख्या करता है? तो आपने याद रखना है कि इनसाइट थ्योरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले मिस्टर कोहलर हैं। और कोहलर हैं किस संप्रदाय से? यह है आपके गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से है। और गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है क्या? संपूर्ण आकृति या पूर्ण आकृति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और उम्मीद ये करेंगे कि आप वीडियो को उड़ा देंगे पूरा। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। किस मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? मतलब जो आपके शब्द नहीं होने चाहिए यूज, वही शब्द यूज किए हैं, वो करे हैं मिस्टर एबिंगहॉस ने, जो जबरदस्त अपना नाम रखते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट में मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखना है। सीखने का नियम किसने दिया है? जवाब दीजिएगा 19 नंबर। सीखने का नियम किसने दिया है? तो सीखने का नियम दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, यानी आंसर जाएगा भैया थॉर्नडाइक के साथ। चलिए आगे की बात करेंगे। 20 नंबर, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसके बाद में उदाहरण बताया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, उसमें बाद में जो है हम क्या बताएंगे? उदाहरण बताएंगे। तो हम कहेंगे कि भैया नियम यानी रूल टू एग्जाम्पल हम चलेंगे। अगर क्या हम रूल टू एग्जाम्पल चल रहे हैं तो वो हम निगमन विधि की तरफ चलेंगे। जब हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं तो हम आगमन विधि की तरफ चलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इधर तो मुझे निगमन विधि ही मारना पड़ेगा। आगे बात करेंगे 21, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो देखो सुनो और समझो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ट्रेंड करा है। देखो सुनो और समझो विधि जो है प्रदर्शन विधि पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। 22 की बात करेंगे। देखो सुनो, ये हमने अब जब भी हम क्वेश्चन देखेगा ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में 21 में क्या पूछे, देखो सुनो और समझो, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि। देखिएगा यहां पर लिखा है समझो। जब क्वेश्चन में यहां पर लिखा है देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो बोलो तो प्रयोगात्मक विधि है। देखो सुनो समझो तो प्रदर्शन विधि है। समझो में प्रदर्शन विधि, बोलो में प्रयोगात्मक विधि। मेरी बात समझ रहे ना? दोनों को बड़ा ध्यान से देखना है। चलिए आगे बात करें, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखना है कि जब हम आगमन विधि की बात करते हैं तो उसमें शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, जो
एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलती है। ऐसी विधि जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम निकाला जाता है, यह वैज्ञानिक तर्क पर आधारित विधि है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? तो याद रखना है, करके सीखने पर हम प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं। प्रयोगशाला विधि जो हमने आज चर्चा की थी। चलिए 25 नंबर की बात करेंगे, किंडरगार्टन विधि यानी एलकेजी और यूकेजी आपने पढ़ा भी होगा। एलकेजी और यूकेजी के जनक कौन है? तो याद रखना है कि एलकेजी और यूकेजी के जनक जो हैं वो किंडरगार्टन हो या फिर फ्रोवेल है। यह खेल विधि पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित होती है। और मिस्टर फ्रोवेल एक है जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो ग्रंथियों से क्वेश्चन लिए हैं। ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो उस ग्रंथि का नाम है पिलियन ग्लैंड है। यानी याद रखना, पिनियल ग्लैंड की बात करें तो यह आपको आंसर लगाना है। जब भी हम बात करते हैं कि उसका विकास ना हो, लैंगिक विकास ना हो, तो वो हमारा पिनियल ग्लैंड के साथ चला जाएगा। खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो याद रखना, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि किंडरगार्टन खेल आधारित विधि होती है, करके सीखने पर आधारित है। और एलकेजी यूकेजी किंडरगार्टन के जनक भी कौन है? मिस्टर फ्रोवेल हैं। चलिए आगे बात करेंगे, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किसने दिया है? संबंध किसने दिया है? तो आप याद रखिएगा, यह आपको बताना है, मैंने कल वीडियो में बताया था, जल्दी से बताइएगा कि अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के जनक कौन है और अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का जो रिलेशन है वो किससे है। तो यार याद रखो, जब हम किसी भी चीज को, हम ट्रिक क्या लगाएंगे? हम ट्रिक ये लगाएंगे, जब हम किसी चीज को फुटबॉल में किक मारते हैं, बैट बॉल से हम बॉल को छक्का मारते हैं, तो हम क्या करते हैं? शक्ति लगाते हैं, बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। तो आपको याद है ना, वो किस में लगाते हैं? हम खेल में लगाते हैं। तो याद हो गया। सरकारी नौकरियों की शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप और 31 जनवरी तक पाइए शानदार डिस्काउंट। कभी नहीं बोलोगे। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट की बात करेंगे, यानी व्यवहार से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि यह किसकी रचना है? अच्छा, एक पुस्तक आती है बिहेवियरिज्म, ठीक है ना। बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है? तो मैं कहूंगा कि यह है आपकी वॉटसन की। क्लियर, वॉटसन की है। एक हम कहेंगे कि एक आती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, ये किसकी है? यह विलियम मैकडूगल की है। और अगर हम कह दें शिक्षा मनोविज्ञान, वो किसकी है? तो कि आपकी किसकी जाएगी? थॉर्नडाइक की। ऐसे ही मैं कह दूं कि भाई साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, तो यह भी किसकी है? वॉटसन की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो व्यवहारवाद के जनक हैं। 30 नंबर देखिएगा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? बाल विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक जो है वो खेल कूद का मैदान है, क्योंकि खेल कूद के मैदान में प्रत्येक बच्चा, हर धर्म का बच्चा होता है, इसमें कोई नहीं देखा जाता है कि क्या है, हर तरीके का बच्चा होता है, हर जाति का बच्चा होता है, और हर मानसिक क्षमता का बच्चा होता है, हर अलग अलग शारीरिक क्षमता का बच्चा होता है। जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें पूरी तरीके से क्या ज्ञान मिलता है। बाल विकास उसमें प्रभावित होगा, अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। सामाजिकता का विकास भी सबसे ज्यादा होता है। चलिए 31, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था विलियम हिली के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। 32, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन शक्ति से भी होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन शक्ति से होता है? तो अभिवर्क ग्लैंड होती है, वही होता है हमारा आपका स्टमक, जो है स्टमक से रिलेट करता है। और क्वेश्चन नंबर 33, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। और 34 की बात करेंगे, शब्द इंडेंटिकल एलिमेंट्स की बात करें, यानी जो अगर बात करें समान तत्व निम्नलिखित में से गहन संबंध रखता है। जो आइडेंटिकल की बात करता है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है संबंध रखता है, वो अधिगम स्थानांतरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जब हम किसी कार्य को सीखते हैं और अपना ये सीखा हुआ ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान अगर हम किसी दूसरे ज्ञान में हम लगा देते हैं, तो वो आपका हो जाता है अधिगम स्थानांतरण। अगर वो काम आ जाता है तो वो धनात्मक है, अगर वो काम नहीं आता है वो ऋणात्मक है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे ना? अगर वो नुकसान करता है तो ऋणात्मक है। जैसे जैसे मैंने अगर साइकिल चलाई और साइकिल चलाना सीख गया और मैंने मोटरसाइकिल कुछ दिन बाद चलाई, तो ये क्या है? इसमें अपना साइकिल का ज्ञान सीखा हुआ मोटरसाइकिल में लगा दिया और मैं सीख गया, तो मैं कह सकता हूं कि आपका अधिगम स्थानांतरण हो गया। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है वो जो है संबंधित है अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 35, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो याद रखना है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर
उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि एक बच्चे के सामने अगर मैं प्लास्टिक का कबूतर रख देता हूं तो उसने क्या, उसका जो है पंख निकाल दिया, उसका पहिया निकाल दिया, उसका चोंच निकाल दिया, उसका या कोई भी चीज है, तो वो क्या करता है? वो देखता है कि अंदर इसके है क्या, है क्या। तो उसको क्या है? उसको जिज्ञासा की प्रवृत्ति है कि भैया इसमें क्या निकलने वाला है। तो मेरी बात समझ गए ना? तो ये चीजें आपको पता होंगी, खुद ही आपने किया होगा। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, और इसको मिथ्या परिपक्वता की एज भी कहा जाता है। बच्चा झूठ भी इसी अवस्था में बोलता है, शुरू करता है। यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। यह क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन है और कल्पनात्मक क्वेश्चन है। देखिएगा, जब प्रतिबिंब की बात करें, प्रतीक एवं संकेत की बात करें, तो आपके दिमाग में विचारात्मक और तर्क संगता की बात होगी और कल्पना शक्ति की बात होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये सिंपल सी बात है, विचारात्मक से आप जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो आप जानते हो, बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड करा है, कितनी बार एग्जाम में आया, हर पेडागोजी में आ चुका है यार। मिस्टर रॉस को आपने खूब सुना होगा, यानी मिस्टर रॉस ने आपका यह कथन दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? जवाब दीजिएगा फटाफट। 39 की बात करें तो अल्फ्रेड बिने के साथ जाएगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे, यह आपको याद रखना है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मानसिक विकास का। यह कथन किसका है? मानसिक विकास का। इसमें कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था। चलिए 41, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो है संवेगात्मक विकास का भाग है, इमोशंस पर आपके डिपेंड करता है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास शुरू होता है, किस आयु पर शुरू होता है? तर्क कब बच्चा शुरू करता है? जिज्ञासा, कोशिश करो, मैंने आपको बताया है, आपने 11 साल की बात करी थी ना, मैंने आपको बताया था कि बच्चा 11 साल के शुरुआती 11 साल के दौर में जब प्रवेश करता है तो वो बच्चा यहां पर तर्क निरीक्षण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, बच्चा तर्क करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब घूमने की प्रवृत्ति, नई खोज करने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है क्या? उत्तर बाल्यावस्था याद रखना है। कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है। क्लियर? क्या नहीं है? अभिप्रेरणा के साथ चला जाएगा आंसर, अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए आंसर करेगा 45, डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो है पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे की इंद्रियां पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती हैं? तो आपको पता होता है कि 8 या 9 वर्ष का बच्चा होता है, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, 8 या 9 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी पूरी तरीके से इंद्रियां क्या, पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करेंगे 46, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बार बार एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है, आपने खुद ही यहां पर प्रैक्टिस सेट में लगाया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 20वीं शताब्दी ने कोयर यानी क्रो एंड क्रो को कहा जाता है, क्योंकि क्रो एंड क्रो ने 2-3 परिभाषाएं दी हैं। बच्चे की शताब्दी भी क्रो एंड क्रो ने कहा है, बच्चे की शताब्दी भी क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने। और बच्चे को 20वीं शताब्दी भी कहा है क्रो एंड क्रो ने। और क्रो एंड क्रो की परिभाषा जो अधिगम में है, जो जबरदस्त है, यानी बहुत जबरदस्त परिभाषा, जिसमें हमने कहा है कि भाई ज्ञान अभिवृद्धि की बात करी थी, कि वो परिभाषा किसने दी है? तो वो भी किसकी है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। बार बार एग्जाम में क्रो एंड क्रो को यहां पर रखा जाता है एग्जाम में। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो अगर हम बात करें शक्ति और गति, जब हम पैरों की बात करें, हम प्रयोग करेंगे, तो अगर हम प्रयोग करेंगे तो ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक हमारी यह है कि गामक विकास वही होगा, अगर हम चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पैरों से हम गति करेंगे, और हम तभी चल पाएंगे जब मेरे अंदर शक्ति होगी। तो आपकी ट्रिक है, याद रखना है, गलत नहीं होगा कभी। चलिए आगे बात करेंगे 48, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपको याद होना चाहिए, बाल्यावस्था जो 5 से 12 साल की एज होती है, उसी को हम कहते हैं भैया मिथ्या परिपक्वता की एज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का जो है आरंभ मूलतः घटित होता है। तो मैं कह सकता हूं कि केवल एक कोष के द्वारा, जो आपके जीन से संबंधित होता है, मेंडल से संबंधित होता है, आनुवंशिकता हेरिडिटी से संबंधित होता है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष। आपको सभी नहीं, उसमें आंसर में होता है, ऑप्शन में होता है केवल एक, केवल 2 या दोनों, ठीक है ना? ये ऐसे नहीं मारना है, ठीक है ना? याद रखना है, केवल एक कोष के कारण। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो आप सभी को पता है नैतिकता का
होना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नैतिकता बच्चे में नहीं होती है, कि नैतिकता बच्चे में होती ही नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तभी उसमें नैतिकता का विकास होता है। अब हो सकता है इस वीडियो में आपने 10% क्वेश्चंस को किया हो। क्वेश्चंस मैंने पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल नहीं करने, बस आंसर देखना है कि मनोविज्ञान में मैं आंसर क्या बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन नहीं करने थे, आंसर देखना है। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। भरोसा रखिएगा और मुझसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। यू आर ब्रिलियंट, यू आर यूनिक। शेर हो यार, शेरनी हो, जबरदस्त बच्चे हो। यहाँ पर सभी बच्चे, यहाँ पर अगर लाइक नहीं किया मैंने पूरे वीडियो में आपसे, लाइक करने के लिए मैंने पूरे वीडियो में आपसे क्या, सब्सक्राइब करने के लिए जोर नहीं दिया है। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना। नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।